वेलकम टू करियर क्लब यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का करियर क्लब यूट्यूब चैनल पर। आज जिस वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, बहुत ही बम्पर वैकेंसी आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है। जो लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे यूपी पुलिस में भर्ती का, वो बिल्कुल अपनी कमर कस लें और तैयारी में लग जाएं। 23 दिसंबर को आप देख सकते हैं नोटिस जारी किया गया है। चलिए आगे वीडियो में डिटेल में डिस्कस करते हैं सारी जानकारी के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर पे बैंड 5200 से 20,200 ग्रेड पे 2000 नए वेतनमान में वेतन मैट्रिक्स रूप 21,700 के अंतर्गत नई वैकेंसी आई है। डिटेल में चलिए बात करते हैं इन सब चीज़ों को हटाते हुए कितनी टोटल वैकेंसी है और क्या क्या आपको योग्यता इसमें चाहिए। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी यानी अनारक्षित कैटेगरी के लिए 24,102 पदों पर है वैकेंसी। ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024 पदों पर वैकेंसी है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है 16,264। अनुसूचित जाति के लिए है 12,650 और अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204। टोटल कितनी वैकेंसी हो रही है? टोटल वैकेंसी है 60,244। बहुत ही बम्पर वैकेंसी है। 60,244 पोस्ट पे टोटल पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, इसके लिए क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं महिलाओं और पुरुषों यानी फीमेल और मेल दोनों के लिए वैकेंसी है। ठीक है, चलिए आगे और डिटेल देखते हैं। आवेदन स्टार्ट कब से होगा? देखिए ऑनलाइन होगा आवेदन। ठीक है, और ऑनलाइन ही आपको पेमेंट भी करनी है। आवेदन ऑनलाइन कब से स्टार्ट हो रहा है? वो है 27 दिसंबर 2023 से। 27 दिसंबर से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। जैसे ही फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म भरे जाने का वीडियो भी आपको इस चैनल पर तुरंत मिल जाएगा। और आवेदन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है या अप्लाई करने की, वो 16 जनवरी 2024 है। कभी भी आप लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, हमेशा कोशिश कीजिए पहले फॉर्म भरने की। इससे 2-3 फ़ायदे होते हैं। तो आपको डिजायर्ड एग्ज़ाम सेंटर मिलता है और दूसरा आप लास्ट मिनट की जो वेबसाइट क्राइसिस या क्रैश होता है उससे आप बच जाते हैं। ठीक, शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि, अगर आपने कुछ गलत भर दिया है तो आपको 2 दिनों की मोहलत दी जाती है। 18 जनवरी 2024 तक आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की अगर बात करते हैं तो इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क जो है 400 रुपये मात्र रखा गया है। तो आपको 400 रुपये पे करना होगा फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन फीस। इसमें देखेंगे योग्यताएं जो हैं, मतलब आपकी जो अर्हता या योग्यता है, योग्यता जो है आपका राष्ट्रीयता, पहला तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए। तिब्बती शरणार्थी, ये सब आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, नोटिफिकेशन हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम केवल यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है आपका? शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए आपकी? शैक्षिक योग्यता है भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। मतलब आपका हाई स्कूल एवं इंटर पास होने चाहिए आप, 10+2 एंड 10th मैट्रिक दोनों आप पास होने चाहिए। ठीक है, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट कॉलम है, इसको आप देख सकते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी कॉलम है, अधिमानी अर्हता। यानी एक तो हो गई आपकी शैक्षिक योग्यता जो कि मैंडेटरी है, न्यूनतम हो गया आपका। ये एक है डिजायर्ड, अगर आपके पास ये हैं तो आपको इनका लाभ मिल सकता है। इसमें क्या है? पहला है आपका डोएक या नील्ट सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ लेवल का प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। ओ लेवल का जो सर्टिफिकेट होता है डोएक या नील्ट सोसाइटी से, वो आपके पास होना चाहिए। तो आप इसके लिए, मतलब आपका ये डिजायर्ड क्वालिफिकेशन है, आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा इसमें। दूसरा है आपका प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा किया हो। आपने अगर किसी प्रादेशिक सेना में 2 साल की सेना में सेवा की है तो आपको उसके लिए एक प्रेफरेंस दिया जाएगा। तीसरा है राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। एनसीसी का अगर बी प्रमाण पत्र आपके पास है, सर्टिफिकेट है, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद हमारा चौथा इंपॉर्टेंट कॉलम है आयु, एज कितनी होनी चाहिए आपकी। तो एज के लिए यहाँ पे आप देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉलम है, इसको आप लोग ज़रूर ध्यान से देखिएगा। अगर आप पुरुष अभ्यर्थी हैं, यानी अगर आप मेल एप्लीकेंट हैं, तो आप 1/7/2023 को 18 साल के हो जाने चाहिए और 22 साल से कम आपकी एज होनी चाहिए। 1 जुलाई 2023 तक आपकी न्यूनतम उम्र 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम उम्र आपका 22 साल होना चाहिए।
मतलब इससे आप ये देखिए, अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पहले तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, आपकी जन्म तिथि जो है वो 2 जुलाई 2001 से लेके 1 जुलाई 2005 के बीच होने चाहिए। अगर आप इसके पहले के हैं या इसके बाद के हैं तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, ये जनरल कैटेगरी के लिए है। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी होती है उनके लिए क्या छूट है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। सिमिलरली अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं, महिला अभ्यर्थी यानी अगर आप फीमेल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो देखिए 1 जुलाई 2023 को आप न्यूनतम 18 साल के होने चाहिए और मैक्सिमम आपकी एज 25 साल तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आप फीमेल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, आप फीमेल हैं, तो 2 जुलाई 1998 से लेके 1 जुलाई 2005 के बीच की आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अगर आप 2 जुलाई 1998 से पहले की डेट ऑफ बर्थ है तो एलिजिबल नहीं है, और अगर 1 जुलाई 2005 के बाद की आपकी डेट ऑफ बर्थ है तब भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। ये जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर बात हो रही है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी। ध्यान दें, आप अगर ओबीसी या एससी एसटी जो भी कैटेगरी से हैं तो अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगा। उनके लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट जो है वो जैसा हमारा प्रावधान होता है, जैसा यूपी गवर्नमेंट का, उसके हिसाब से आपको छूट मिलेगी। एक और इम्पॉर्टेंट कॉलम है कि आपके पास कोई अपराध या कुछ ऐसा कुछ आपके ऊपर कोई अपराध या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कोई भी मुकदमा नहीं होना चाहिए जिसमें आप दोषी सिद्ध हो चुके हों। अगर ऐसा कुछ है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। दूसरा इम्पॉर्टेंट कॉलम है शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्यता। किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। और यहाँ पे एक और आप कॉलम देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित के नियम 6 के अनुसार शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति पुलिस सेवाओं के लिए योग्य नहीं होंगे। अगर आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो आपको उसके लिए योग्य नहीं हैं। अब इसमें देखेंगे चयन प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले आपका एक लिखित एग्ज़ाम होगा, ठीक है। जिसने आवेदन जब आप अप्लाई कर देंगे, जिनका आवेदन सही पाया जाएगा, एक ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा टोटल वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न होगा, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। 300 अंकों की होगी परीक्षा, जिसके समय 2 घंटे होगी, ठीक है। 120 मिनट की होगी 300 अंकों की आपकी परीक्षा, जिसमें 4 विषय होंगे इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पे। पहला है आपका सामान्य ज्ञान, सबसे पहला आपका सामान्य ज्ञान। दूसरा है सामान्य हिंदी। तीसरा है आपका संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता तथा चौथा है आपका मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता। तो बेसिकली आपसे जीके, जनरल हिंदी, ठीक है, और जीएस रीजनिंग और मैथमेटिकल रीजनिंग जो होती है वो आपसे दोनों पूछी जाएगी। वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग भी आपसे इसमें पूछा जाएगा। 150 प्रश्न होंगे टोटल इसमें, मतलब हर प्रश्न 2 अंक के होंगे, जिनमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए देखा गया 2 अंक होगा तथा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी 0.5 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग है। अगर ये गलत आप क्वेश्चन करते हैं 0.5 अंक आपके कट कर दिए जाएंगे। परीक्षा यहाँ बिल्कुल ध्यान दें, आपका OMR सीट पर आपका एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं है, OMR सीट पर एग्ज़ाम होगा आपका, जैसा कि यहाँ मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार जो है लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली अथवा एक से अधिक पाली अथवा एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न प्रश्न पत्र के साथ विभिन्न पाली में कराई जाएगी, ठीक है। और इसमें सबका डाउट होता है कि जब डेली अलग अलग एग्ज़ाम हो रहा है तो मार्क कैसे आएंगे। तो उसमें मार्क्स का क्या होता है, एक नॉर्मलाइजेशन होता है एक्चुअली, उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से टोटल मेरिट बनाई जाती है। यहाँ पर देखिए आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड डिटेल्स दिए हुए हैं वहाँ पे कि OMR सीट पर एग्ज़ाम होगा, ठीक है। उनमें से एक विकल्प को आपको चुनना होगा, 4 वहाँ दिया रहेगा, जैसा कि आप OMR सीट देख चुके हैं। नहीं तो जब हम सिलेबस डिस्कस करेंगे इसका, वहाँ पर आपको हम OMR सीट का एक फॉर्मेट आपको दिखा देंगे। OMR सीट में 3 प्रतियां होंगी, जिनमें मूल प्रति बाह्य एजेंसी, द्वितीय प्रति बोर्ड तथा तृतीय प्रति अभ्यर्थी की होगी। 3 प्रति होगी, एक प्रति वहाँ बोर्ड को दे दी जाएगी। पहली जो प्रति होगी वो बाह्य एजेंसी जो एग्ज़ाम कराएगी उसके पास जाएगी, और तीसरी प्रति आप लेके अपने पास आ सकते हैं, ठीक है। अगर आप वो जमा नहीं करते हैं सही से तो आपका एग्ज़ाम निरस्त समझा जाएगा।
अब आपने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, उसके बाद क्या आता है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट कॉलम आता है अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डीवी एंड पीएसटी, शॉर्टकट में जिसको हम डीवी एंड पीएसटी बोलते हैं। इसमें आपका टोटल कैसे बुलाएगा, देखो, लिखित परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। कुल रिक्तियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा योग्यता के आधार पर एवं राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार इस परीक्षण के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का विनिश्चय किया जाएगा। ठीक, शारीरिक परीक्षण जो होगा आपका, जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसका देख लीजिए यहाँ पर। सबसे पहले हम मेल अभ्यर्थियों के लिए डिस्कस कर लेते हैं। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है। ऊंचाई, सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर है। आपकी हाइट जो है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फॉर्म भरने से पहले प्लीज़ अपनी हाइट ज़रूर नाप लीजिएगा आप। अगर आप 168 सेंटीमीटर इस कैटेगरी में आते हैं और 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट है, तभी आप फॉर्म भरिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म भरने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपकी मेहनत का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। अनुसूचित जनजाति के पुरुषों अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है। अगर आप अनुसूचित जनजाति कैटेगरी में आते हैं तो आपका 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। अगर इतनी हाइट है आप तभी फॉर्म भरिएगा इस कैटेगरी में, अदरवाइज आप फॉर्म भर के भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे फिजिकल टेस्ट के दौरान। चेस्ट की बात आती है, सीना क्या होना चाहिए। सामान्य और अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर, और अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। आपका 79 सेंटीमीटर होना चाहिए चेस्ट, और जब आप फुलाते हैं तो कम से कम 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट जो है वो फूलना चाहिए। ये सब भी आप चाहें तो अपने घर पे मेज़रमेंट करके कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी है, देखिए, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। आप चाहे जिस भी कैटेगरी के हैं, अगर आप अनुसूचित जनजाति से हैं तो 77 होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, और नॉर्मल और किसी कैटेगरी से हैं 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे महिला अभ्यर्थियों के लिए क्या है मापदंड। महिला अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम शारीरिक मानक हैं, ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, उनकी हाइट देखिए। सामान्य और अन्य पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, और इस कैटेगरी से तो आपकी 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ठीक है, इसको आप चाहें तो फीट और इंच में कन्वर्ट करके अपना मेजरमेंट ज़रूर करवा लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले। और वहीं अगर आप अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर 147 सेंटीमीटर रखी गई है। इसको आप बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं मोबाइल में कैलकुलेटर में ईजिली कि 147 सेंटीमीटर मीन्स कितने फीट कितने इंच हुआ। ठीक है, बात करते हैं वजन की। तो महिलाओं के लिए जो न्यूनतम वजन रखा गया है वो न्यूनतम 40 किलोग्राम होना चाहिए। फीमेल अगर आप हैं तो आपका वजन न्यूनतम 40 किलोग्राम होना चाहिए। और दूसरा आता है सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें शारीरिक दक्षता परीक्षण, फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट। वो तो आपका वहाँ पर हो गया। फिजिकल जो स्टैंडर्ड था आपका वो कितना होना चाहिए वो सब था। यहाँ पे आपका आप इफ़िशियंसी चेक किया जाएगा कि आप कितने फिट हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए दौड़ होती है बेसिकली। अगर आप इस एग्ज़ाम में सब कर लेते हैं, योग्य हो जाते हैं। दौड़ में क्या है, 4.8 किलोमीटर है 25 मिनट में। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, पुरुष अभ्यर्थी हैं, तो आपको 4.8 किलोमीटर दौड़ना है 25 मिनट में। कितना दौड़ना है, 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में। ठीक है, तो आपको लगभग ये मान के चलिए कि आप 5 मिनट में भी 1 किलोमीटर या उससे कम में आपको दौड़ना होगा। और वहीं अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं 2.4 किलोमीटर, फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर दौड़ना है आपको 14 मिनट में। 14 मिनट में आपको पूरा करना है। फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में, मेल के लिए 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में। ठीक है, ये आपको इतना दौड़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप ये दौड़ पूरी नहीं करते हैं तो आप वहाँ से बाहर हो जाएंगे, आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए चयन तथा अंतिम योग्यता सूची कैसे बनेगी। शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से बोर्ड लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के क्रम के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की एक चयन सूची
बनाएगा और उसी हिसाब से वो आगे प्रेषित कर देगा और वो वेबसाइट पर आपका आ जाएगा। ठीक है, कोई भी इसमें ध्यान दीजिएगा, कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं प्रिपेयर की जाती है। जिनका सिलेक्शन होना है वो डायरेक्ट फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। अगर 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी के अंक समान हैं तो ऐसे अभ्यर्थी को योग्यता पहले वरीयता दी जाएगी जिसके पास कोई न कोई डिजायर्ड क्वालिफिकेशन अधिमानी अर्हता है, अगर है तो। और अगर नहीं है, 1 से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों केवल 1 ही अधिमानी अर्हता का लाभ प्राप्त होगा। लेकिन इसके बाद भी मान लीजिए अगर वो सिमिलर अंक आता है, मान लीजिए 2 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी अधिमानी योग्यता भी सेम है और सेम अंक पा गए हैं, तो जिनकी आयु अधिक होगी उनको हमेशा मेरिट लिस्ट में फर्स्ट रखा जाता है। इस चीज़ का ध्यान देना है। और अगर ये भी सेम हो गया, मान लीजिए आपके अंक भी सेम हैं और अधिमानी योग्यता भी सेम है, तो यहाँ पे तीसरा कॉलम आप देख सकते हैं। अगर दोनों सेम हो गया मान लीजिए, तो आपका जो हाई स्कूल प्रमाण पत्र में नाम है जो अल्फ़ाबेटिकली जो वर्णमाला क्रम के अनुसार फिर किया जाएगा। मान लीजिए आपका नाम ए से है और किसी का नाम बी से स्टार्ट होता है और ए ने भी सेम अंक हासिल किए हैं, ठीक है, सेम मार्क्स हैं उसके, सेम उसकी अधिमानी अर्हता है और सेम डीओबी है, तो वहाँ पे ए नाम से जो होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा और बी नाम वाले को मेरिट से ड्रॉप कर दिया जाएगा। यहाँ पे हम आरक्षण का देख लेते हैं कि महिलाओं के लिए आरक्षण उत्तर प्रदेश शासन इतने के अनुसार अनुभाग 2 के शासनादेश संख्या इतना, यहाँ पे आप डिटेल देख लीजिए इसका आरक्षण कैसा दिया जाएगा जो मूल निवासी होंगे। ठीक है, तो ये जो दिए हैं कोड, इसके तहत महिलाओं को आरक्षण EWS कैटेगरी के लिए जो अभी नया आया है 10% उनके लिए आरक्षण रखा गया है। आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग होंगे उनके लिए वो रहेगा। अगर आप होम गार्ड के पद पर कार्यरत हैं तो होम गार्ड्स के आरक्षण शासनादेश संख्या के तहत 25 जनवरी 1995 के अनुसार अनुमन्य होगा। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण व अधिकतम आयु सीमा छूट संबंधित विवरण निम्नलिखित है। इसको आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए कैसा है। अगर आप अनुसूचित जाति से हैं तो आपको अधिकतम आयु में जो है 5 वर्ष की छूट दी जा रही है, लेकिन आपको जाति प्रमाण पत्र उसके लिए प्रस्तुत करना होगा। किसका बनाया हुआ? जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, जिला समाज कल्याण अधिकारी, इन सब में से किसी से बनवाया हुआ आपको देना होगा। 21% का आरक्षण मिलेगा, साथ ही साथ आपको आयु में 5 वर्ष की छूट मिलेगी। अनुसूचित जनजाति से अगर आप हैं तो आपको 2% आरक्षण मिलेगा और 5 वर्ष की आपको छूट मिलेगी। आपको प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उसी जगह अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं तो आपको 27% आरक्षण मिलेगा और 5 वर्ष की छूट मिलेगी और आपको जाति प्रमाण पत्र जो प्रारूप 2 है वो आपको पेश करना होगा। आर्थिक रूप से कमज़ोर जो EWS कैटेगरी हैं उनको 10% आरक्षण मिलेगा। उम्र में उनको कोई छूट नहीं दी जाएगी। EWS प्रमाण पत्र उन्हें जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, मजिस्ट्रेट या तहसीलदार से बना हुआ प्रस्तुत करना होगा। यहाँ पर देखिए आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो होंगे उनके लिए आश्रित जो होंगे उनके लिए 2% आरक्षण है, उन्हें भी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आयु में उन्हें कोई छूट नहीं है। भूतपूर्व सैनिक जो हैं उन्हें 5% का रिजर्वेशन मिलेगा और 3 वर्ष की उन्हें आयु में छूट मिलेगी। होम गार्ड्स जो हैं केवल पुरुष, होम गार्ड्स यहाँ पर देखिए आप, होम गार्ड्स जो केवल पुरुष हैं उन्हें 5% का आरक्षण मिलेगा, लेकिन उन्हें उम्र में कोई छूट नहीं दी जाएगी। और महिला कैंडिडेट के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, अगर आप फीमेल हैं और अप्लाई करना चाहती हैं और उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल पुलिस बनना चाहती हैं, महिला कैंडिडेट के लिए 20% का रिजर्वेशन है। 20% का रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है, उन्हें और बाकी कोई छूट नहीं मिलेगी, बट 20% सीट सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित है। आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे होगी? देखिए, अभ्यर्थी को बोर्ड की वेबसाइट https://uppbpb.gov.in पर जाके आप नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं और वहाँ रजिस्ट्रेशन करके आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, वैसे तो नोटिफिकेशन हमने आपको बता दिया है, बट आप अच्छे से ऑनलाइन जाके एक बार आवेदन पत्र को देख के अच्छे से समझ के उसके बाद ही आप भरिएगा फॉर्म, सारी एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद। आवेदन फॉर्म भरने के बाद आपको आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से करना होगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दिया गया है। इस हेल्पलाइन नंबर ये जो है 18 जनवरी 2024 तक क्रियाशील रहेगा। 04447749010। इस पर आप कॉल करके
बात कर सकते हैं, कोई इशू है आपको तो। यहाँ पे देखिए, शैक्षिक एवं आरक्षण से संबंधित तथा अन्य प्रमाण पत्रों को डिजी लॉकर के माध्यम से अपलोड करना। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले शैक्षिक आरक्षण संबंधी, आयु में छूट संबंधी तथा अन्य सभी प्रमाण पत्र जो कि डिजी लॉकर पर उपलब्ध हो उन्हें डिजी लॉकर के माध्यम से ही अपलोड करें। जो प्रमाण पत्र डिजी लॉकर पर उपलब्ध ना हो उनकी प्रति स्कैन कर अपलोड करें। ठीक है, यहाँ पे आपको कहा गया है कि कोशिश कीजिए आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को डिजी लॉकर में रख के वहाँ से अपलोड कीजिए, और अगर नहीं है तो आप स्कैन करके भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर। आवेदन पत्र में अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त फोटो और हस्ताक्षर अलग अलग अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी को अपनी रंगीन फोटो आवेदन में निर्धारित आकार न्यूनतम 20 KB तथा अधिकतम 50 KB व हस्ताक्षर न्यूनतम 5 KB तथा अधिकतम 20 KB। आपको फोटोग्राफ जो है न्यूनतम 20 KB से 50 KB के बीच का जो साइज़ दिया है उस आकार का, साथ ही आपका सिग्नेचर जो होगा वो न्यूनतम 5 KB से अधिकतम 20 KB का हो सकता है, उसको आपको अपलोड करना है। फ़ोटो आपका रंगीन फ़ोटो, नया फ़ोटो होना चाहिए। रंगीन फ़ोटो का आकार 35 mm 1.4 इंच × 45, यानी फ़ोटो का जो साइज़ होगा 35 mm to 45 mm के बीच का होना चाहिए, जिसमें फ़ोटो का लगभग 70% भाग चेहरे से आच्छादित होना चाहिए। ठीक है, फ़ोटो आपका 35 mm × 45 mm का होना चाहिए और 70% हिस्सा कोशिश कीजिए कि चेहरा होना चाहिए। ठीक है, और सेवारत अभ्यर्थी की फ़ोटो में कोई वर्दी धारित नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी का फोटोग्राफ निम्न मानक के अनुरूप होना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत लोगों के फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए। चेहरे पर कोई अत्यधिक चमक या छाया नहीं होनी चाहिए। नामांकन के लिए फ़ोटो 6 महीने के भीतर का होना चाहिए। फ़ोटो का बैकग्राउंड सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है। ठीक है, ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखता हो। तटस्थ अभिव्यक्ति, मुंह बंद, आंख खुली होनी चाहिए। ठीक है, चेहरे के दोनों किनारे दोनों कान दिखने होने चाहिए। कैमरे पर सीधी नज़र हो। चश्मा अगर आप पहनते हैं तो आंख साफ दिखनी चाहिए और ग्लास रंगीन नहीं होना चाहिए। वैसे आप कोशिश करें हमेशा चश्मा को हटा के फ़ोटो खिंचवाने का। फ़ोटो में टोपी, मफलर आदि धारण नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार अभ्यर्थी 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा व 1.5 सेंटीमीटर लंबे कागज के टुकड़े पर काली स्याही से पूर्ण हस्ताक्षर बनाकर जेपीजी, जेपीईजी या जेपीई के प्रारूप में स्कैन करेंगे, जिसका आकार 5 KB से 20 KB का होना चाहिए। साथ ही साथ देखिए, सिग्नेचर के लिए आपको दिया गया है कि 3.5 cm × 1.5 cm, 3.5 cm लंबाई हो गई और 1.5 cm चौड़ाई हो गई। ठीक है, इस तरह का साइज होगा आपके सिग्नेचर का। उस पर आप जो है ब्लैक कलर की टुकड़े पर काली स्याही से, ठीक है, ब्लैक स्याही से हमेशा आप अपना हस्ताक्षर करेंगे। ये सारी डिटेल आपको जब हम फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको हम इसका प्रूफ भी दिखाएंगे कैसे कैसे आपको इसको करना है। यहाँ तक कि आपको उसमें हम ये भी बताएंगे कि आपको कैसे इन फ़ोटोज़ को इस साइज़ का बनाना है, कैसे आपको परफेक्ट फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपना बनाना है एप्लीकेशन फॉर्म में डालने के लिए। क्योंकि यहाँ पर सीधे लिखा है, देखिए, कि अगर ये स्पेसिफाइड फ़ोटो और सिग्नेचर आप अपलोड नहीं करेंगे तो आपका आवेदन जो है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, आवेदन प्रक्रिया के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु अगर देखना है देख लीजिए। आप अपना पंजीकरण करेंगे। द्वितीय चरण में ऑनलाइन शुल्क, तीसरे चरण में शुल्क जमा करने के उपरांत पुनः बोर्ड की वेबसाइट पर आकर अपना आवेदन पत्र जमा करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपके पास टोटल इसका डिस्कशन। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने आपसे इस पे डिस्कस किया। इसका सिलेबस क्या होगा और फॉर्म कैसे भरा जाएगा, इस पे डिटेल वीडियो हम जल्दी ही बना के आपके इसी चैनल पर आपको उपलब्ध करा देंगे। तो चैनल पर बने रहिए। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको वीडियो की लिंक जो है हमेशा सबसे पहले नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए। थैंक यू सो मच।